Hariom, welcome to the CBSE in-house training. Today's topic is connecting and communicating with parents. कि पेरेंट्स के साथ हम लोग कैसे कम्युनिकेट करें, बातचीत कैसे करें, संवाद कैसे करें। तो जब भी संवाद की बात होती है वो दोनों ओर से होती है। कुछ हम अपनी बातों को सुनाएं, कुछ उनकी बातों को सुने। कोविड-19 के बाद यह परस्पर संवाद आपको महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि अब पहले से कहीं अधिक कक्षा की सफलता के लिए माता पिता के साथ प्रभावी संचार स्थापित करना, कि उनके साथ बेहतर कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि उनके साथ संवाद कायम किया जाए। कोविड-19 के दौरान कई स्कूल प्रणालियों को शैक्षिक सेवाओं के वितरण पर पुनर्विचार करने को विवश होना पड़ा, क्योंकि सभी संसाधन सीमित हो गए थे और छात्रों को शिक्षा देना एक काफी कठिन कार्य था। संवाद कायम करने के दौरान माता पिता अभिभावकों से जो अपेक्षा रहती है कि वो अपने बच्चों के असाइनमेंट को बेहतर ढंग से पूरा करवाएं, उसके ग्रेड में सुधार हो और वैसे उन्हें टिप्स दिए जाएं कि बच्चे बेहतरी से उन असाइनमेंट को पूरा कर सकें। अधिकांश माता पिता शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में देखना शुरू करते हैं और एक आभासी परिदृश्य के तौर पर माता पिता और देखभाल करने वाले अभिभावक एक हाथ हैं तो शिक्षक जो उन्हें कुछ सिखाते हैं वो दूसरे हाथ के रूप में काम करते हैं। एक लाइव पर्सन सेरोगेट के तौर पर कि पाठों में किस प्रकार सहायता की जाए कि बच्चे आसानी से सीख सकें और उन अवधारणाओं को वो प्रदर्शित कर सकें। इस दिशा में एक ऐसा मॉडल, हाइब्रिड डायरेक्टरी मॉडल और एक पर्सनल मॉडल का डेवलपमेंट हुआ। माता पिता और देखभाल करने वाले जो उसे निर्देश देने का काम करने वाले अभिभावक कक्षा के दौरान पढ़ाए गए अवधारणाओं को मजबूत करने में शिक्षकों की मदद कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए इस संभावना उन संसाधन का दोहन करने के लिए उनके पास स्कूल और घर के बीच एक संचार नेटवर्क का होना अत्यावश्यक है। केवल स्कूल प्रणाली से माता पिता को दी जा रही जानकारी एक दिशात्मक फायर होज का काम नहीं कर सकता है और न ही माता पिता द्वारा चलाए जा रहे वार्तालाप के गपशप से भरे हुए रूप इसमें मददगार हो सकते हैं। वास्तव में शिक्षक माता पिता के बीच वास्तविक संवाद कायम करना एक रचनात्मक कदम होता है। कोविड-19 के दौरान शिक्षकों के माता पिता से मिलने के तरीके काफी बदल गए, क्योंकि अब आमने सामने बैठना संभव नहीं रह गया था। इसलिए वैकल्पिक तौर तरीके विकसित किए गए कि ऑनलाइन बैठक करना और ऑनलाइन ही विश्लेषण में भाग लेना। सबसे पहले और महत्वपूर्ण था कि माता पिता अपने बच्चे के बारे में जो जानकारी मांग रहे हैं उसके बारे में उन्हें बताना
माता पिता के द्वारा बच्चों की जानकारी को संग्रहित करना, जो हम लोग आभासी दुनिया में पारंपरिक बुलेटिन बोर्ड के द्वारा बच्चों में हो रहे सुधार को प्रदर्शित करना। इसलिए छात्रों के काम करने को प्रदर्शित करने के तौर तरीके में विचार किया गया। पॉडकास्ट रिकॉर्ड को विकसित करने का प्रयास किया गया। इसमें सप्ताह भर का लेखा जोखा, जिसमें छात्रों के काम को माता पिता के साथ शेयर करना एक महत्वपूर्ण कदम हुआ। सोशल मीडिया एक क्लासरूम के पेज सेट के रूप में विकसित किया गया। वर्चुअल मीटिंग में शिक्षक एक होस्ट की भूमिका में काम कर रहे थे और बच्चे के माता पिता उसमें भाग ले रहे थे। माता पिता के साथ सप्ताह में एक बार वर्चुअल मीटिंग इस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव ला सकती है। बस बैठक के एजेंडे तय करना, उस पर नियंत्रण रखना और प्रतिभागियों के समय का सम्मान करना, यह महत्वपूर्ण होता है कि जब भी हम लोग बैठक करें उसमें समय सीमा हो और वह समय जो है उसका अनुपालन हो, काम पर ध्यान केंद्रित हो और बैठक को कुछ माता पिता द्वारा दूसरे दिशा में ले जाने का यदि प्रयास हो तो उसे न होने दें। पूरे समूह के सामने सभी प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि माता पिता के सभी प्रश्न बच्चे के विकास से संबंधित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। साप्ताहिक व्यवहार रिपोर्ट का अवलोकन करना कि माता पिता को साप्ताहिक व्यवहार रिपोर्ट देते रहना कि बच्चे किस प्रकार दी गई पाठ सामग्री को पूरा कर पाते हैं अथवा नहीं, और इस दिशा में उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देना ताकि विद्यार्थियों का अधिक उत्पादक बनाया जा सके और कक्षा में योगदान में मदद हो सके। उनकी उपस्थिति भी नियमित हो और विस्तृत हो। कक्षा में जो छात्रों की संख्या जो उपस्थित रहते हैं वे सकारात्मक पक्ष की ओर आपका ध्यान खींचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब कोई भी विषय वस्तु रोचक होगी तो बच्चे उस ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। बच्चे को हर समय यदि व्यस्त रखा जाए तो उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। तो बच्चे के साथ एक शांतिपूर्ण माहौल में व्यस्त कार्यक्रम तय किया जाए और आभासी निर्देश में इस प्रकार कंप्यूटर के विंडो को सेट किया जाए कि बच्चे विभिन्न रुकावटें पैदा नहीं कर पाए। यदि नेटवर्क सही नहीं हो, ऐसा देखा जाता है कि ऑनलाइन कक्षा जब हम लोग लेते हैं, आभासी कक्षा का संचालन करते हैं, तो कभी कभी नेटवर्क की समस्या पैदा हो जाती है। तो स्थिर कनेक्शन के लिए वाईफाई की व्यवस्था हो और उनमें रुकावटों से बचने का, जैसे यदि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में नियमित तौर पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो। छात्र व्यवहार के संदर्भ में नियमित संचार में अंतर्निहित तनाव और कठिनाइयों को उजागर कर सकता है और यह शिक्षक के निर्देश को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इससे बचना चाहिए कि माता पिता को यह रिफ्लेक्ट हो कि आपके लिए प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण है और आपके सामने वो बच्चा क्या कर रहा है, या अभिभावक देखें और उसे उत्प्रेरित करें कि
कि वो ऑनलाइन कक्षा में भाग ले, कि समय के महत्व के बारे में बताना बच्चे को कि समय कीमती है और उसका सदुपयोग करें। इस क्षेत्र के बारे में बच्चे को जागरूक करना कि समय के महत्व को वो समझे और एक बार में पूरे विषय क्षेत्र को पढ़ाने की आवश्यकता महसूस न करें, थोड़ा थोड़ा करके एक लेसन को विभिन्न उप समूहों में बांटकर अध्यापन का कार्य कराने से विषय बोझिल नहीं होता है और समझ में भी जल्दी आ जाता है, बच्चे जल्दी उसको ग्रहण करते हैं। काटने के आकार के टुकड़े उन्हें मानसिक स्तर पर अधिक बलिष्ठ बनाते हैं और वो जल्दी सीखते हैं। इस हेतु इसमें सहयोग के लिए उनके माता पिता अभिभावक को भी शामिल करना अधिक कारगर होगा, जो ये देखेंगे कि बच्चे इस अध्यापन प्रक्रिया में शामिल हो पाते हैं अथवा नहीं। इस बारे में उनसे संवाद कायम करना और इस प्रक्रिया में सहायता के लिए अनुरोध करना महत्वपूर्ण होगा। ऐसे उपकरण तलाश करने की आवश्यकता होती है जो छात्रों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने में मदद कर सके। साथ ही ऐसे संसाधन जो माता पिता और देखभाल करने वालों को उनके बच्चे की मदद करने में मदद कर सके। जब माता पिता अपने बच्चों की बहुत अधिक परवाह करते हैं तो उन्हें अक्सर आपके द्वारा जो सामग्री के बारे में बहुत कम या कोई भी जानकारी की पृष्ठभूमि उनके समक्ष नहीं होती है। इसलिए यह जरूरी है कि एक सक्रिय श्रोता बनकर उनके माता पिता अभिभावकों की बातों को सुने। तो यह तभी संभव होगा जब सकारात्मक संवाद कायम होगा, क्योंकि सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। जब लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं किसी भी वस्तु को, तभी अपने सकारात्मक विचार उनके समक्ष प्रस्तुत कर पाते हैं। जब हम अच्छी तरह से सुनते हैं तो बच्चों और उसके परिवार के बारे में कि उनके क्रियाकलाप क्या होते हैं, बच्चे के दिन भर के क्या क्या करते हैं, कैसी सोच है, क्या सोचते हैं घर के प्रति, परिवार के प्रति, खान पान के प्रति उनकी नजरिए का पता चलता है और उनके परिवार के बारे में और भी जानकारियां मिलती है। माता पिता अपने बच्चों के बारे में गहन ज्ञान रखते हैं, क्योंकि बच्चे उनके समक्ष तो दिन भर रहते हैं। विद्यालय के काल को छोड़ के सब समय बच्चे उनके सम्मुख रहते हैं, इसलिए जो ज्ञान बच्चों के बारे में उनसे प्राप्त होगा वो और कहीं से नहीं प्राप्त हो सकता है। और इस गहन ज्ञान का पूरा लाभ होगा जब अध्यापन कौशल का विकास करना होगा। तो इन ज्ञान का उपयोग हम उस अध्यापन कौशल को विकसित करके कर सकते हैं। माता पिता को यह दिखाना आवश्यक हो जाता है कि आप उनके अनुभव और विचारों को महत्व देते हैं, कि अभिभावक लोग भी बच्चों के बारे में जो विचार व्यक्त करते हैं उसके बारे में उन्हें अवगत कराना कि आप उनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ऐसा आभास हो उन्हें, क्योंकि यह एक नींव का पत्थर होगा कि अभिभावकों को अपनी ओर आकृष्ट करने का। उन्हें यह आभास होगा कि आप उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेते हैं, उनके बच्चों के विकास के लिए आप निरंतर चिंतित हैं और प्रयास किए जाएं, इसके लिए सदैव प्रयासरत हैं। सम्मान देना, तभी हम सम्मान पा सकते हैं। अभिभावकों के समक्ष जब हम लोग संवाद कायम करने के लिए संपर्क अभियान के द्वारा पहुंचते हैं अथवा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनसे संवाद कायम करते हैं, तो उन्हें यह अपनापन लगे
कि आप उनके बच्चों के प्रति काफी गंभीर हैं, काफी जागरूक हैं, काफी चिंतित हैं, तभी प्रभावी संचार कायम हो सकता है। कि उनके बच्चों के प्रति आप काफी संवेदनशील हैं, एक एक एक्टिविटी पर आपकी नजर है। तो संवाद के दौरान जब अभिभावक अपने बच्चों के बारे में बताते हैं तो प्रत्येक बात पर जरूर उन्हें बताएं कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी बात पर आप असहमत हैं तो आप अपने आप को उनके स्थान पर रखकर देखें कि यदि उनके माता पिता के स्थान पर आपके ही बच्चे होते किसी विद्यालय में तो आपकी क्या धारणा होती इस संदर्भ में कि आप अपने को उस माता पिता, उस अभिभावक के स्थान पर रख करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके विचार क्या हो सकते हैं। कभी भी बीच में संवाद को नहीं काटना। यदि अभिभावक को किसी बातों को कह रहे हैं, आपके समक्ष प्रश्न रख रहे हैं, तो उनकी बातों को बीच में नहीं काटना है, ध्यानपूर्वक सुनना है कि क्या क्या वो बोल रहे हैं, क्या कहना चाहता है, उनका लक्ष्य किस ओर है, क्या बच्चे की पढ़ाई के प्रति इच्छुक है या नहीं। कोई भी अभिभावक ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने बच्चे के विकास को अवरुद्ध होता हुआ देखना चाहेगा। प्रत्येक अभिभावक में यह धारणा जरूर होगी कि वो बच्चे का विकास चाहता है। एक सामान्य रिक्शा चालक को ही लीजिए, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहता है। एक सामान्य विद्यालय का भी शिक्षक अपने बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूलों में भर्ती कराना चाहता है। किस लिए? ताकि उनके बच्चे का उत्तरोत्तर सर्वांगीण विकास हो। इसलिए बीच में संवाद को नहीं काटना है, प्रत्येक अभिभावक से संवाद कायम करना है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, उनको अपनी बातें पूरी करने का अवसर देना है और ऐसा उन्हें आभास नहीं होने देना है कि आप उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे, आप गंभीर नहीं हैं। माता पिता ने जो भी कहा है उसकी भावना के साथ साथ उसकी सामग्री की भी जांच करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या मैं सही कर रहा हूं? जब दूसरे माता पिता ने किसी बच्चे का चिल्लाना बंद करने के लिए कहा तो आप परेशान हैं। किसी बच्चे को आप डांट करके बोलते हैं, यदि वो बच्चे अपने अभिभावक के समक्ष बोले कि मैंने प्रश्न पूछा, अभिभावक ने डांट कर जवाब दिया, ऐसे संवाद क्या होगा में एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस का संग्रह करके उनको यस नो क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए उन्हें कहा जा सकता है। यदि माता पिता से संवाद कायम कर रहे हैं तो बच्चों के उपलब्धियों को उनके समक्ष प्रस्तुत करना कि बच्चों ने इस प्रश्न का एक जवाब दिया। उसके मन में, यदि बच्चे के मन में किसी प्रकार के अन्य विचार चल रहा होगा तो विरोधाभासी जवाब होगा। कुछ बच्चे जो शरारती होते हैं तो वो दूसरे का अनुकरण करते हैं, अच्छी चीजों का तो नहीं करते हैं, बुरी चीजों का पहले कर लेते हैं। इस ओर ध्यान देना कि उन अच्छी चीजों को, जो अच्छाइयां हैं उनमें, उसको अभिभावक के सामने प्रस्तुत करना। केवल नेगेटिव बातें नहीं करना, पॉजिटिव बातें बच्चों के विषय में वो प्रस्तुत करना कि इसमें ये अच्छी चीजें हैं। कुछ बच्चों का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, किन्हीं का आर्ट अच्छा है, किन्हीं की राइटिंग अच्छी है, किन्हीं का विचार अच्छा है, किन्हीं का शब्द संप्रेषण की कला काफी अच्छी है। तो इस ओर हम लोग ध्यान दे सकते हैं
कि इन सभी खूबियों को उनके अभिभावक के सामने बताना और उस क्षेत्र में बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करना। जब संवाद कायम करने की बात आती है तो हम लोग काफी विचारशील तरीके से बात करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना आवश्यक है जिससे उसके माता पिता समझ सकें, आसानी से समझ सकें। ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसे समझने में अभिभावकों को, उसके माता पिता को परेशानी हो। ये नहीं कि हम लोग लच्छेदार भाषा हिंदी का इस्तेमाल कर दिए और अभिभावक नहीं समझे। यदि वो लोकल अपनी भाषा को समझते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि उस भाषा में बोले। इसलिए विभिन्न राज्यों में भी एक लोकल लैंग्वेज की परीक्षा पास करना भी सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे अपने बिहार में अंगिका भाषा है, मैथिली है, भोजपुरी है, ये सभी भाषाएं हैं। तो झारखंड जैसे इलाकों में जहाँ पहाड़िया भाषाएं, संथाली, आदिवासी हो, खोरठा, ये सब भाषाएं पास करना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि जो शिक्षक हों, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हों, क्योंकि एनईपी में जब बच्चे से संवाद करने की बात आती है तो उन्हें उनकी भाषा में संवाद करना अधिक आसान होता है, इससे समझ विकसित होती है। यही प्रयास उनके अभिभावक माता पिता के साथ भी करने से समान फल प्राप्त होता है कि बच्चे के माता पिता संवेदनशील मुद्दों पर जागरूक रहते हैं और जब हम उनसे संवाद कायम करते हैं तो वो उसमें सकारात्मक सहयोग करते हैं। बच्चे के बोलने, सीखने, अनुभव के बारे में जो सकारात्मक बातें होती है उन्हें शेयर करना चाहिए अभिभावकों के साथ कि आपके बच्चे में ये खासियत है, इस क्षेत्र में आपके बच्चे काफी आगे अच्छा कर सकते हैं। और इन बातों को खुले दिल से, ईमानदार तरीके से अभिभावकों के समक्ष रखना आवश्यक हो जाता है। माता पिता से संवाद के दौरान यह आवश्यक है कि उनसे भी कुछ फीडबैक लें कि बच्चे में क्या बदलाव हो रहा है, क्या इनपुट कुछ मिल रहा है अथवा नहीं, कुछ प्रभाव पड़ रहा है शिक्षा का, कुछ प्रभाव पड़ रहा है उनका नॉलेज, उनका ज्ञान संवर्धन हो रहा है अथवा नहीं। माता पिता खुद निर्णय लेने में सक्षम है। हम लोग केवल उन्हें सुझाव दें कि यह बच्चे के हित में होगा, ऐसा करना। एक व्यवहार का चार्ट हम लोग उसे संकलित कर उसे अभिभावकों को प्रेषित कर सकते हैं। किस प्रकार की छोटी छोटी गतिविधियों के द्वारा बच्चों के व्यवहार में हम लोग बदलाव ला सकते हैं, उनकी गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं, उनके सोचने की शैली क्या है, सोचने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, कि आगे वो क्या करना चाहते हैं, कैसे उनको कहना है, शब्द संप्रेषण कैसे करना है। यह संवाद कायम करने में महत्वपूर्ण होगा कि आप क्या सोचते हैं, अभिभावक क्या सोचते हैं। यदि एक दिन में संवाद समाप्त नहीं हो तो अगले दिन के लिए समय अवश्य ले लेना चाहिए। समस्या का समाधान अभिभावकों की चिंता को ध्यान में रखकर करना आवश्यक है कि समस्या की पहचान कैसे करें। कुछ बच्चे देर से सुनते हैं, कुछ बच्चे देख करके स्पष्ट तौर पर लिख नहीं पाते बोर्ड से देखकर, कुछ बच्चे बार बार उसी चीज को दोहराते हैं, एक ही वाक्य को पूछते हैं बार बार। तो समस्या का पहचान इसी से हो जाएगा
कि जो बच्चे बोर्ड से देख करके सही सही नहीं लिख पाते हैं, इनका मतलब यह निकाला जाना चाहिए कि जरूर कुछ समस्या है। उस समस्या को पहचानना, या तो दृष्टि रूप से या अन्य किसी कारण से बच्चे में यह विकार उत्पन्न हो गया है कि वो बोर्ड पर लिखी हुई बातों को स्पष्ट तौर पर नहीं लिख पाते हैं, या शिक्षक के द्वारा जो बोर्ड पर लिखा जाता है वो स्पष्ट नहीं है। दोनों ही बातें हो सकती है। या संवाद जो संप्रेषण किया जा रहा है, बच्चे को डिलीवर किया जा रहा है, उसमें स्पष्टता नहीं है। इसलिए समस्या को पहचानना और अधिक से अधिक उस पर फोकस करके उसके समाधान की खोज करना आवश्यक हो जाता है एक पेशेवर शिक्षक के रूप में। कि ये नहीं कि अभिभावक कुछ यदि बुराई कर दें, आपके बारे में गलत नेगेटिव यदि थिंकिंग है तो उसको नेगेटिव को दिमाग में लेकर नहीं रखना है। जैसे विपक्ष की भूमिका होती है संसद में, विधानसभा में, वो तो करेंगे ही, लेकिन उसके द्वारा आप में जो कमी है उसको वो दूर करेंगे, उसके बारे में आप जान पाएंगे। ऐसा तभी संभव होगा जब अभिभावकों से बेहतर संवाद कायम होगा। अभिभावक बेझिझक आपसे अपनी बातों को शेयर कर पाएंगे। इसके द्वारा हम लोग एक समाधान खोज सकते हैं और समाधान को हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं कि किस प्रकार विकास हो बच्चे का। समय समय पर जो समाधान खोजे गए उससे कितना लाभ हुआ, कि बच्चे कितने लाभान्वित हुए, इसके बारे में पता करना, इसकी समीक्षा करना कि वास्तव में लाभ हुआ अथवा नहीं। यदि लाभ हुआ तो उसी दिशा में और आगे और सुधार के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। यदि सुधार नहीं हुआ है तो पुनर्विचार करना कि जो समाधान प्रस्तुत किए गए अभिभावकों के समक्ष, बच्चों के समक्ष, उसमें सुधार करते हुए फिर से दिशा की खोज करने का प्रयास, कि समस्या का समाधान सकारात्मक तौर पर। इसके लिए जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तभी यह संभव है कि सकारात्मक समाधान भी होगा। जैसी सोच होगी वैसे विचार बनेंगे और वैसा ही समाधान भी होगा। और यह उभरते हुए कौशल और चुनौतियों को, व्यवहार को ऐसी चीज के रूप में विकसित करेंगे, एक समर्थवान बनाएंगे शिक्षकों को भी, अभिभावकों को भी, कि निर्णय के बिना चुनौतीपूर्ण व्यवहार पर चर्चा होनी चाहिए। कि एक चैलेंजिंग जॉब है शिक्षक का, कभी भी यह सामान्य नहीं रहा, चाहे वो प्राचीन काल का हो, मध्यकाल का हो अथवा आधुनिक काल का। आधुनिक काल में टेक्नोलॉजी की, तकनीकी की चुनौतियां बढ़ गई है। इन तकनीकियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है कि मानव मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। इसलिए तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास, कि किसी बच्चे ने दीवार पर एक लकीर खींच दी। अब लकीर का बहुत सा अर्थ हो सकता है, बच्चे के दिमाग में उस समय क्या था जिससे उन्होंने लकीर की दिशा निर्धारित की। लकीर का खींचने का जो उद्देश्य उसके मन में पनपा होगा उस पर विचार करना। ये नहीं कि दीवार पर क्यों गंदा कर दिया, अब उसे पीटे। किसी बच्चे ने कोई वस्तुएं नष्ट कर दी, लैब में कोई सामान तोड़ दिया, अब ये नहीं कि उसको पीटे, उसे बताएं कि इस तरीके से यदि संसाधन का उपयोग किया जाएगा लैब में तो उसमें ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे, उनको भी लाभ पहुंचेगा। माता पिता के लिए यह अनुचित और अप्रभावी है कि किसी बच्चे को उस चीज के लिए दंडित करें जो घंटों पहले हुई। माता पिता को भी इस ओर उत्प्रेरित करना है कि बच्चे को पीटे नहीं,
समझाएं, क्योंकि बच्चे सीखना चाहते हैं। इस सीखने के ही क्रम में उनमें विभिन्न प्रकार के नवाचार के उपयोग के भाव आते हैं और इसके तहत वो अपनी एक्टिविटी में उसको प्रदर्शित भी करते हैं। इसलिए माता पिता को कहना कि बच्चे को पीट करके नहीं सिखाया जा सकता है। बच्चे को सामान्य प्रक्रिया के तहत लर्निंग बाय डूइंग से सिखाया जा सकता है। उनमें यह भाव, सीखने का भाव पैदा करके उन्हें सिखाया जा सकता है और अभिभावकों के साथ मिलकर एक विशेष समझौते के तहत बेहतर तरीके से इन परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करना। आमतौर पर कोई भी समस्या होती है, अपने आप तो उसका समाधान नहीं हो सकता है। जब तक हम आगे बढ़कर उसके समाधान का प्रयास नहीं करेंगे, यदि समस्या को समस्या ही रहने छोड़ दिया जाए तब क्या होगा? तो वो समस्याएं और बड़ी होती जाएगी। इसलिए छोटे स्तर पर छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना, कि कठिन मुद्दों पर बातचीत के लिए हर समय तैयार रहें, क्योंकि माता पिता को संवाद के जो स्थिति बनती है परस्पर वार्तालाप की, उससे उन्हें परेशानी भी हो सकती है, उनके साथ समय की समस्या हो सकती है, वो तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। यदि बार बार बच्चे की शिकायत की जाए अभिभावकों से संवाद के दौरान, तो बच्चे के साथ उसके माता पिता भी तनावग्रस्त हो सकते हैं। इसके लिए एक व्यापक रूपरेखा बनाने की आवश्यकता होगी कि आपको क्या कहना है, और कहने का सबसे संवेदनशील और सम्मानजनक तरीका है कि चर्चा को अच्छी तरह से चलने देना। यह संवाद को ठीक ढंग से चलाने में मददगार हो सकता है। अभिभावकों को यह समझाने का प्रयास करना कि बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन हो उसमें उनका क्या योगदान होगा, उनके व्यवहार में परिवर्तन के कारण कौन कौन से हैं, किस प्रकार वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं तो क्या कारण है। अभी एक समस्या आई कि कुछ बच्चे स्कूल के नाम से बाहर रहते हैं, स्कूल नहीं आते हैं, तो कारण का पता लगा कि उनमें ऐसा भाव, स्कूल के प्रति उदासीपन, यह क्यों आता है? बच्चे स्कूल आना क्यों नहीं चाहते हैं? तो अभिभावकों से संवाद कायम करके इस परिस्थिति को बदला जा सकता है। अब जैसे ही नए स्कूल को शुरू करना चाहते हैं, यह भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है कि बच्चों को लाना स्कूल में, फिर उन्हें अच्छी शिक्षा देना, ये काफी चैलेंजिंग होता है। माता पिता की सोच बच्चे के विकास में सहायक होती है, तो उचित धारणाएं उनकी संस्कृतियों से संदर्भित हो, उनके लोक व्यवहार से संदर्भित हो, यह विभिन्न समूहों में अलग अलग होती है। सभी समूह भिन्न भिन्न प्रकार की सोच रखते हैं, तो उन सोचों के बारे में जानना और फिर उसके बारे में विचार करना कि क्या क्या सोचें हैं उस समूहों की, और उस सोच का प्रभाव बच्चे के मन मस्तिष्क पर कैसा पड़ता है, बच्चे क्या रिएक्ट करते हैं, उन सोच से बच्चे क्या सीख रहे हैं, कहीं उनमें नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। और बच्चे फिर इस परिस्थिति में जब पहुंच जाते हैं कि उन नकारात्मक यदि कुछ चीजें हैं लोक व्यवहार में भी, उन चीजों को सीख जाते हैं, तो गलत आदतें विकसित हो जाती है। जैसे एक बात है कि बच्चे सच बोलते नहीं, जैसे जैसे बड़े
होते जाते हैं उनमें सच बोलने की धारणा कम होती जाती है, सच बोलना नहीं चाहते, क्योंकि इसकी नींव घर से ही लगती है। माता पिता बोल दिए फोन करके कि बोल तो घर पर नहीं है, अभी मैं घर पर नहीं हूँ, फोन पर बातचीत करते हैं, बच्चा देखता कि घर पर रहते हुए पापा कह रहे हैं कि मैं घर पर नहीं हूँ, बाहर हूं। इससे उनमें झूठ बोलने की लत कि माँ पिता फोन पर झूठ बोलते हैं, तो बच्चे में भी सच बोलने की जो कला विकसित होनी चाहिए, सच नहीं बोलना चाहते, वो भी झूठ बोलने की कला को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें यथार्थवादी होना आवश्यक है। प्रत्येक परिवार के लिए जिनके बच्चे आपके विद्यालय में हैं, उनके लिए यथार्थवादी रणनीति तय करना। कैसा रणनीति हो कि बच्चे के जो दोस्त बने उनके बारे में पता करना कि वो दोस्त किस प्रकार के विचार रखते हैं, बच्चों को भी अच्छे दोस्त बनाने के लिए प्रेरित करना, उन्हें समूह में खेल कूद के लिए प्रेरित करना। यह उनके लिए आवश्यक हो जाता है, उनमें एक समझ विकसित होती है। जब आपस में बच्चे मिलजुल कर खेलते हैं तो समूह की भावना, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है और बच्चे अपनी बातों को एक दूसरे के समक्ष रख सकते हैं। तो संवाद का आयोजन करना एक संचार का माध्यम है कि परस्पर हम लोग संवाद करते हैं तो बातों को, समझ को, विचार को एक दूसरे से साझा करते हैं। केवल सूचना देना कि हमने यह कह दिया आपको, यह पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि इसमें प्रश्न पूछना, आपसी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, बच्चों का कैसा विकास हो रहा है, बच्चों के घर की स्थिति का ज्ञान शिक्षकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल होने में मदद करता है। जो सकारात्मक अनुभव हो बच्चों के बारे में, उनको जरूर साझा करना चाहिए शिक्षकों के समक्ष कि समस्याओं और चुनौतीपूर्ण व्यवहार के मामले में केवल माता पिता से ही संपर्क नहीं करें, बल्कि कुछ जो बच्चे में पॉजिटिव बातें हैं, पॉजिटिविटी जो है, उसके परिणामों को अभिभावकों के समक्ष रखना आवश्यक है। जैसे उत्सव, विभिन्न उत्सव का आयोजन विद्यालय प्रांगण में होता है। इन उत्सवों में बच्चे की कितनी भागीदारी होती है, सक्रिय भागीदारी कितनी है, कितने बच्चे विभिन्न कामों को सीखने का प्रयास करते हैं, इन बातों को नोट करना और उन्हें अभिभावकों के समक्ष साझा करना। बच्चों का भावनात्मक समझ किस प्रकार विकसित हो कि वो अपने समाज, अपने घर परिवार से सकारात्मक व्यवहार कर सके, क्योंकि बच्चे जो समाज के साथ जो काम करते हैं वो समाज में एक संवेदनशीलता का संचार करती है कि समाज भी संवेदनशील हो जाता है। जैसे साफ सफाई स्वच्छता की बात होती है तो बच्चे घर से सीखते हैं कि घर में किस प्रकार साफ सफाई रखना है, आसपास, घर के आसपास किस प्रकार साफ सफाई रखना है, किस प्रकार गंदगी नहीं फैलानी है। तो ये बच्चे में एक अच्छी आदत आ जाती है, व्यक्तिगत यह भाव विकसित होता है स्वच्छता के प्रति। यदि किसी बच्चे की कुछ बातें नकारात्मक है तो उसे तुरंत अभिभावकों के समक्ष नहीं रखना, उचित समय की प्रतीक्षा करना। जब उचित समय प्रतीत हो उस समय उनके पास सकारात्मकता के साथ रखना,
कि ऐसे करने से उसमें यह बदलाव हो सकता है। जैसे माता पिता यदि थके हुए हैं उस समय, या उनके पास समय का अभाव हो, तो उस समय उनसे संवाद कायम नहीं करना है, क्योंकि ये बोझिल हो जाएगा संवाद। और परस्पर जो हम लोग कम्युनिकेशन का प्रयास करेंगे, यह ऋणात्मकता की ओर चला जाएगा। शिक्षकों के साथ, परिवार के साथ उनकी दैनिक बातचीत के बारे में चिंतित रहना आवश्यक है। यदि किसी विषय पर गहन चिंतन हो रहा है और कुछ लोग निद्रा में चले जाते हैं, तो उस चीजों से वो वंचित हो जाते हैं कि किस प्रकार सुधार करना है, उसको नहीं सीख पाते हैं। और फिर अगले दिन फिर वही दैनिक क्रिया आपकी शुरू हो जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि चिंतनशीलता का अभ्यास हो और ये पेशेवर तौर पर करें कि हमें सीखना है, सिखाने के लिए सीखना है। कुछ बच्चे भी कक्षा में कराटे लेने से लगते हैं। कब लेते हैं ऐसा? जब उन्हें विषय वस्तु बोझिल लगने लगती है, तब वो कराटे लेना शुरू कर देते हैं। तो इसमें साझेदारी परिवार की हो, कि बिजनेस माइंडेड होकर वो सीखें, कॉमर्शियल, कि पूर्णतः वो प्रोफेशनल हो, कि सीखना है, इस काम के लिए सीखना है, इससे ये लाभ होगा, इससे बच्चे में क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब शिक्षक ऐसे करने में सक्षम हो जाएंगे तो उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनकी क्षमता का विकास होगा, उनके कौशल का विकास होगा। तो परिवारों के साथ एक विश्वास कायम करना, कि विश्वास किस प्रकार कायम किया जाए। तो कैसे विश्वास कायम होगा? कि हम लोग समावेशी बने, कि प्रत्येक परिवार की अलग अलग पृष्ठभूमि होती है। कुछ गरीब अवस्था में, कुछ की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है, कुछ की सांस्कृतिक पहचान अलग अलग होती है। उनके बारे में तथ्यों को जानना, उन्हें सम्मान देना और उसके परस्पर साझा करना। अभिभावकों से जब हम इन बातों का साझा करते हैं, इस चीज का ध्यान दिए बिना कि उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, तो यह सकारात्मक प्रभाव देता है और हमारे संवाद को प्रभावी बनाता है और एक समझ, एक विश्वास निर्मित होता है। माता पिता और शिक्षक या अभिभावक तब एक दूसरे को समझने लगते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। यदि ऐसा होता है तभी वो आप पर विश्वास करेंगे कि आप उनकी बातों को समझें, संवेदनशील होकर समझें। ये नहीं अनमनस्क होके वो बातचीत कर रहे हैं और आप मोबाइल चला रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, आप इधर उनके समक्ष ही झपकी लेना शुरू कर दें। तो ये क्या होगा? परस्पर संवाद में एक व्यवधान उत्पन्न करेगा कि खर्राटे लेने अभिभावक से संपर्क करने गए हैं, खर्राटे लेना शुरू कर दिए वहीं पर। तो ये व्यवधान क्या करेगा? सकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा, ये नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसीलिए अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चों की भलाई, बच्चों का सर्वांगीण विकास जैसे हो, उस दिशा में कार्य करना, मिलकर काम करना, तभी हम सक्षम हो पाएंगे। जब एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की अवहेलना नहीं करेंगे, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, सांस्कृतिक स्तर पर हो, सोच के स्तर का हो या विचारों की अभिव्यक्ति की शैली हो, इस पर बिना भेदभाव के
जब हम साथ मिलकर काम करेंगे तो बच्चों का विकास तेजी से होगा। यही कारण है कि प्रभावी संचार माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ सकारात्मक साझेदारी द्वारा विकसित होता है और इसको बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। जब हम प्रोफेशनल तौर तरीके अपनाते हैं कि बच्चे की स्थिति को समझना, उनके ज्ञान के स्तर, उनके अनुभव के स्तर को साझा करना और एक विकासशील कार्य योजना का निर्माण करना जिससे बच्चों का और ज्यादा विकास हो सके। तो जब इस बारे में हम लोग अभिभावकों से संवाद करते हैं तो प्रभावी संचार होता है, एक दूसरे को बेहतर ढंग से हम लोग समझ पाते हैं और साथ साथ मिलकर साझा प्रयास कर पाते हैं। हम लोग धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विचार किए बिना For coming to Kelly's conference. I appreciate it. Of course, I wouldn't miss it. I always want to hear how Kelly's doing in her classes. Well, I could go on and on about how glad I am to have Kelly in my class. She is just such a joy to teach. Thank you, that is so nice to hear. She comes to class prepared and ready to learn every single day. When I'm teaching, she pays attention and takes detailed notes. She's always on task and responsible. I know I can depend on Kelly. That's great. How's she getting along with her classmates? Is she social? She's always been pretty shy. So I worry that she might have trouble making friends. I have noticed she's a bit shy, but she has had no trouble making friends. Her classmates often ask her for help with classwork, and she's always willing to help them. I see her at lunch with a small group of friends, and they seem to be laughing and getting along. It looks to me like she is doing well socially. And what about her grades? Is she doing well on her tests and quizzes? She does an outstanding job on her schoolwork. I can tell she is working hard and studying. She often gets perfect scores on her quizzes and tests. She's a very smart girl. Her current grade in this class is 99%. Wow, good for her! Yes, I've been very impressed with her. Well, I appreciate all of the positive feedback. I can't wait to go home and tell Kelly how proud I am of all her hard work. Yes, she deserves it. And whatever you're doing as a parent, keep it up. You're doing a great job. It's so nice of you to say. I try to help Kelly whenever I can, but really she has always been driven to succeed. I give her all the credit. Thanks again for stopping by. Thank you for teaching Kelly and her classmates. I know she really enjoys your class. Have a great evening. Thanks, you too. Thank you for taking the time to meet with me today. I really wanted to speak with you about Owen's behavior in class and his grades. Thank you for reaching out to schedule this meeting. I've been needing to contact you as well. I was definitely not pleased when I saw Owen's last report card. Yes, I think he's capable of doing so much better in the class. I agree. Does he pay attention when he is in class? Well, actually, this is one of the biggest reasons I wanted to speak with you. Owen's classroom behavior has really been a problem. He doesn't pay attention when I'm teaching, and he often tries to distract his classmates.
I try to separate him from his friends, but then he just yells across the room at them. I ask him to stop yelling, and this usually gets him to calm down for a few minutes. He becomes a little more focused and less talkative. That's good, I guess. But I wish she would just behave in the first place. Yes, I agree. I was thinking he might respond well to a reward. Like 15 extra minutes of recess on Fridays for the entire class for good behavior. I think he might be motivated by this. What do you think? I think that's a great idea. He loves recess. Perfect. But we need another plan to help his grades. Yes, he needs to pass this class if he wants to play on the basketball team. Well, that should help motivate him. Also, I offer extra help to students who fall behind in the morning before school. I think Owen would really benefit if he came in for help. That would be amazing. Thank you so much. I think that would really help him. Can you get him to school early on Mondays and Thursdays at 8:15? That's not a problem at all. I'll just drop him off on my way to work. Perfect. I think he can really improve if he just puts in a little more effort and focuses more in class. Agreed. I'll talk to him about the new plan tonight. He might not be excited about getting to school early, but if he wants to be able to play basketball, he has to get his grades up. That's true. Well, I appreciate everything you're doing to help Owen improve. It's my pleasure. I want him to succeed, and I know he can do better. Me too. Thank you. Thanks for coming in to chat today. Hello? Hello, is this Mr. Thomas? Yes. Hi, this is Mrs. Brown, Lindsay's mom. Is this a good time to chat? Sure. How can I help you? Well, Lindsay appears to be very sad at home lately. She has no interest in school anymore, and I feel like she isn't making any progress in her classes. This isn't normal for her. She is usually a happy kid who has always enjoyed school, but not anymore. I'm sorry to hear that. I was wondering if you have noticed any behavior changes at school, or any sudden changes in her schoolwork? Yes, I noticed she had a tough time on her past few tests. She also seems a bit more reserved lately in class. Yes, she is acting more reserved at home as well. She used to be more talkative and outgoing, but now she rarely talks to us, and she spends most of her time in her room. She won't say much, but she hints that she is getting bullied by a classmate. She mentioned that a girl named Kimberly has been making fun of her. Do you ever see Kimberly talking to her in class? She does sit near Kimberly in class. I haven't noticed them talking at all. Apparently, Kimberly has been calling Lindsay names and making mean comments about the way Lindsay looks. I am so sorry to hear this. Lindsay has been miserable lately, and I think it's because of this bullying. I was wondering if there was any way you could help me make things better for Lindsay. Of course. I'll talk to Kimberly and see if I can get her to stop this rude behavior. It's completely unacceptable. Thank you. And can you tell me if Lindsay has other friends to talk to in class? She does. She hangs out with a nice girl named Michelle. Could you change her seat so she sits next to Michelle? Sure, I think that would be helpful. Is there anything else you think would help? I can talk to Lindsay if you'd like. I can let her know that this is wrong and I'm here to help her. I think Lindsay would appreciate that. Thank you. I'm so तो संचार
कनेक्शन से शुरू होता है, वह संचार का माध्यम कुछ भी हो सकता है। हम लोग फेस टू फेस नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अभिभावकों के साथ, माता पिता के साथ परस्पर संवाद कायम कर सकते हैं। माता पिता के साथ सकारात्मक कामकाजी संबंध स्थापित करना और उसे बनाए रखना बच्चे की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय है। जबकि स्कूल की रिपोर्ट और माता पिता की शाम, उसमें बच्चों की उपलब्धियों के बारे में बातचीत करना एक अवसर देगी सफल संवाद का, और विभिन्न मुद्दों से निपटने में यह मददगार साबित होगी। क्योंकि पूरे वर्ष जब बच्चे पूरा कर लेते हैं विद्यालय में और उसकी उपलब्धियां यदि कम होती है, एक औसत से कम, तो अभिभावकों का रोषपूर्ण व्यवहार होता है और वो बच्चे को डांटते झड़कते हैं। तो उन्हें समझाना कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एक जैसी नहीं होती है, प्रत्येक में अलग अलग प्रकार की क्षमताएं विकसित होती है। कोई किसी क्षेत्र में आगे है तो कोई किसी क्षेत्र में आगे है, और उन्हें बेहतर ढंग से समझाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि बच्चों को उन्हें घर पर अभिभावकों का समर्थन मिले, माता पिता का समर्थन मिले, तो बच्चे ज्यादा सक्षम होंगे, प्रोत्साहित होंगे। बच्चों की होमवर्क की डायरी जब बच्चे पूरा करते हैं, उपस्थिति जब 100% होती है, उन्हें प्रमाण पत्र देना, प्रशंसा पत्र देना, उनके अभिभावकों को भी प्रशंसा भरे संवाद भेजना, जिससे लगता है कि एक अपनापन माता पिता और अभिभावकों के बीच में, और शिक्षक इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं जो एक शिष्टाचार पहल के द्वारा इसमें बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, उनके सोच में बदलाव ला सकते हैं। बच्चों की परवरिश एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसके माता पिता, अभिभावक जो परवरिश देते हैं, वह जिन परिस्थितियों में रहते हैं, जिन लोग माध्यमों में देते हैं, तो वह प्रभाव डालता है बच्चे के विकास में। और एक ही लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि बच्चे का विकास किस प्रकार हो, इसके लिए अभिभावकों से संपर्क कायम करना। यदि एक मुलाकात में पूरा संवाद नहीं हो, तो भी समय निकालकर बार बार संवाद करना, और यह संवाद उदासीन नहीं हो, गर्मजोशी हो, उसमें शालीनता हो। स्कूल से वापस भेजने के समय बच्चों को देखना कि वो भोजन किए हैं कि नहीं। बच्चे बाहर की वस्तुएं पसंद करते हैं या घर की बनी हुई वस्तुएं पसंद करते हैं, इस बातों को साझा करें। अभिभावकों के साथ संवाद कायम करने पर यह संभव हो सकता है। इसमें संचार तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम लोग रिमाइंड जैसे ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां शिक्षकों के निश्चित शेड्यूल होते हैं और रिमाइंडर, असाइनमेंट, होमवर्क इत्यादि संचार तकनीकों के द्वारा भेजे जाते हैं। और इसमें जो बच्चे असाइनमेंट बनाते हैं, इसमें काफी मददगार होते हैं ये सब। माता पिता शिक्षकों से सीख सकते हैं, शिक्षक भी माता पिता से सीख सकते हैं। माता पिता पिता की जब बात सुने तब वे
बच्चों के विषय में बात कर रहे हैं और उस बच्चे के बारे में जानकारी दें और वैसी बातों को साझा करें जिनसे वो अनजान है। धन्यवाद।